जी दोस्तों नमस्कार, आभार, अभिनंदन। ये एफएम डूंगरपुर 89.6 मेगाहर्ट्ज़ और आप सुन रहे हैं हमारा कार्यक्रम रूबरू। और आज एक बहुत ही ऐसे युवा हमारे बीच मौजूद हैं जिनका कि नाम है नीरनिमेश कोटेड। वैसे आमतौर पर हम साहित्य के बारे में बात करते रहते हैं, विज्ञान के बारे में बात करते हैं, किसी की पर्सनैलिटी के बारे में बात करते हैं, अलग-अलग विषयों पे अलग-अलग। लेकिन आज जो विषय जिसको लेकर हम उनके साथ बातचीत करेंगे, बिल्कुल लीक से बिल्कुल हटकर है, क्योंकि वैसे तो हमारा ये जो इलाका है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, वागड़, वो कहीं न कहीं जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। लेकिन यहाँ पे अगर कोई अंग्रेजी की बात करे तो बड़ा अजीब-सा लगता है, क्योंकि यहाँ पे हालाँकि बहुत सारे लोग ऐसे हुए हैं, ख़ास करके रॉयल फैमिली में, जिन्होंने कि अंग्रेजी की कई किताबें भी लिखी। यहाँ पे 2 कवि भी हैं, 1-2 लेखक भी हैं जिन्होंने अंग्रेजी में उपन्यास लिखा है। एक तो नितिन कलाल करके हैं और एक सागवाड़ा साइड के हैं, विकास त्रिवेदी है, त्रिवेदी करके नाम है उनका। लेकिन उसी कड़ी में एक और नाम अभी जुड़ा है और उनका नाम है नीर निमेश कोटेड। बहुत ही यूनिक नाम है आपका, नीर निमेश कोटेड। सबसे पहले तो आपका स्वागत है एफएम स्टूडियो डूंगरपुर में। और चूँकि आपने जैसा कि कार्यक्रम शुरू होने से पहले आपने बताया कि आप आमतौर पर इंग्लिश में लिखते हैं और शुरुआत से, तो ये नीर निमेश के बारे में बता दूँ। फिलहाल जयपुर के एक निजी कॉलेज में वो वेटरनरी जो पशु चिकित्सक होते हैं उसके सेकंड ईयर में फिलहाल स्टडी कर रहे हैं। इनकी माताजी भी एक टीचर है, उनसे भी हम थोड़ी देर बाद भेंट करेंगे। उनके पिताश्री भी एक शिक्षक हैं। लेकिन कहीं न कहीं एजुकेशन का माहौल पूरी तरह से एक समय हुआ करता था जब यहाँ पर एजुकेशन ख़ास करके जनजातियों में इतना एजुकेशन का वो नहीं था। लेकिन अब बिल्कुल स्थितियाँ बदल चुकी हैं और जनजाति में आजकल बहुत से अच्छे-अच्छे डॉक्टर्स हैं, अच्छे-अच्छे इंजीनियर्स हैं, बहुत अच्छे प्रशासनिक अधिकारी हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं। लेकिन ये जो जिनसे मैं आज मुलाकात करने जा रहा हूँ, वो हैं नीरनिमेश कोटेड। तो वेटरनरी में सेकंड ईयर में फिलहाल पढ़ रहे हैं। और सबसे पहले मैं नीर आपको ये पूछना चाहूँगा कि ये जो साहित्य की और कल्चर ये इसका झुकाव आपको कैसे हुआ? कैसे शुरुआत की आपने? की शुरुआत मेरी बचपन से हुई। मुझे जी। बचपन से बोला जाता था कि एक तरीके से खोया हुआ बच्चा रहता है। मतलब मेरा जो नेचर रहा है वो एक तरीके से ऐसा ही रहा है कि खोया रहना हाथों में। लाइक ऑब्जर्वेशन मेरा बहुत बचपन से ज़्यादा रहा है। मैंने हुँ, हमेशा देखा है कि एक जो चिड़िया है वो कैसे एक मतलब जो ब्रांच है उसपे अलग-अलग जा रही है, कैसे नदियों को मैं देख रहा हूँ, कैसे मैं मतलब हर नेचर की हर एक चीज़ को मैंने ऑब्ज़र्व किया और ऑब्ज़र्व करते हुए मैंने देखा कि कहीं न कहीं इस नॉलेज को जो मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मेरे कल्चर में भी वो नॉलेज वही लाइक नेचर वर्शिपिंग का बहुत नॉलेज है। तो हुँ, उसको मैंने सोचा कि कैसे इसको वीव किया जाए, अच्छे से सील कर और उसकी हुँ, एक पोएट्री बनाया जाए और हुँ, या तो इसका ऐसे लिखा जाए, निबंध लिखा, क्योंकि इसको लेके बात बहुत कम होती है समाज में। तो हुँ, वही प्रकृति की पूजा के रूप में मैंने उनके ऊपर लाइक अलग-अलग कविता लिखी, जो मैं 8th क्लास, 9th क्लास से फिर धीरे-धीरे मेरे को पहले तो हाँ नहीं इतना, बट मैंने धीरे-धीरे लाइक लिखी हुई मैंने इसको अलग-अलग मंच पे पहुँचाया, फिर इसको की बहुत तारीफ़ें हुई, फिर मैंने सोचा कि इस पे एक अच्छी-सी चीज़ें लिखी जाए और लोगों को उनको मोटिवेट किया जाए। तो या सर। जी। नेचर के बारे में बात की और जैसे शुरुआत में आपने बताया कि आप काफ़ी खोए-खोए से रहते थे। वैसे एक साहित्यकार की या कवि उनकी ये पहचान होती है। लेकिन चूँकि आपका जो फ़ील्ड है, वेटरनरी का फ़ील्ड है, डॉक्टर का फ़ील्ड है, उस वो इतना खो के नहीं रह सकता है। आपको कहीं न कहीं अलग-अलग चीज़ों पे कॉन्संट्रेट करना पड़ता है। ख़ैर, वो आपका एक बिल्कुल अलग फ़ील्ड है। लेकिन मैं सबसे पहले जैसा कि आपने बताया कि 3-4 विषयों पे आप ज़्यादा लिखते हैं। एक तो नेचर है, एक कल्चर है, एक समाज है और एक जानवर है। और जानवर हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट्स है वो हम सब जानते ही हैं। तो हम शुरुआत यहीं से करते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने जैसे बताया आपको कि जैसे जानवर जो लाइक हमारे नेचर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, बिकॉज़ वो हमारी इकोलॉजी और इकोसिस्टम लाइक एक तरीके से हमारे इकोसिस्टम को बिल्ड करते हैं। हम देखते हैं कि जानवर कैसे इम्पोर्टेंस रखते हैं, क्योंकि वो जंगल को प्रोटेक्ट करते हैं और जंगल में वो कैसे चल रहे हैं, क्योंकि हम कनेक्टेड हैं उनसे एक तरीके से। और हम क्योंकि अगर जब वो नहीं होंगे तो हम हमारा कहीं न कहीं हमारा भी इकोसिस्टम इस तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हम आज हम देख रहे हैं कई जगह पे जंगल काटे जा रहे हैं, क्योंकि मैं एक तरीके से पॉलिटिकली अवेयर पर्सन भी बहुत ज़्यादा हूँ, तो मैं हुँ, देखता हूँ कि कैसे यहाँ तो नहीं, बट जैसे मैं देखता हूँ झारखंड, छत्तीसगढ़ और कई नॉर्थ ईस्ट के एरिया में देखता हूँ, इवन हिमाचल प्रदेश के कई वहाँ पे नेचर डिस्ट्रॉय हो रहा है और उनके साथ-साथ क्या हो रहा है कि एनिमल्स को हार्म हो रहा है, वहाँ के लोगों को हार्म हो रहा है और एक तरीके से इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ रहा है एक तरीके से। हुँ, तो मैंने उसपे भी लिखा है, जैसे मैंने कई जगह पे लिखा है कि कैसे नदियों को बचाना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नदियाँ हमारे लिए हम एक कारण है, नदियाँ हमारे लिए माँ है, हमारी संस्कृत जो भाषा है और हम जो ग्रंथ पढ़ते हैं, मैंने देखा है कई बार कि हमने कैसे नदियों को माँ माना है और हुँ, न नदियों को माँ का दर्जा इसलिए दिया गया क्योंकि वो
हमारी माँ नहीं, वो क्योंकि प्रकृति की माँ है एक तरीके से, और वो सबको सहारती है। और मैंने इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है कि नदियाँ, पहाड़ और कैसे एनिमल्स भी कनेक्टेड है उन चीज़ों से थ्रू। तो मैं बचपन से एनिमल लवर रहा हूँ और उसी से ही मेरा एक तरीके से कनेक्शन बिल्ड हुआ है नेचर के थ्रू, इसलिए। जी, बिल्कुल, सही कहा आपने। एनिमल की बात करें तो हमारे यहाँ पे लेपर्ड और काफ़ी चीज़ें, काफ़ी जानवर हैं, वो उतर-उतर के यहाँ पे आ रहे हैं और बहुत सारे शिकार भी हो रहे हैं, कहीं न कहीं नुकसान हो रहा है। तो उसका क्या कुछ कारण आप मानते हैं कि ये जो कहीं न कहीं नेचर के साथ हम खेल रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा है, उसके बारे में हमारे यहाँ की जो परिदृश्य है, हमारे यहाँ की जो सिनेरियो है, उसको लेके आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यहाँ की सिनेरियो में ये बताऊँगा कि अपना जो ये जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा वाला जो इलाका है, ये हुँ, आता है अरावली वाले हिल और विंध्याचल हिल के बीच में आता है। हुँ, अपने यहाँ पर अगर आप हिस्ट्री देखोगे इस जगह की, तो हुँ, इधर पानी की पहले कमी नहीं थी। हुँ, इधर ये जो आप अपन देखते हैं एनिमल और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट, जो अक्सर अपन देखते हैं फॉरेस्ट में पढ़ाया जाता है, इसके बारे में वेटरनरी में पढ़ाया जाता है। हुँ, ये जो अपन कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट धीरे-धीरे बढ़ रहा है क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं ह्यूमन पॉपुलेशन के साथ एक तरीके से हम एक आइडिया नहीं बना पा रहे कि कैसे हम एनिमल्स के साथ रह सकें। और इसी वजह से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है दोनों का, और साथ-साथ में क्या हो रहा है कि पॉल्यूशन भी क्रिएट हो रहा है और तरीके से पानी की कमी हो रही है। क्योंकि अपन देख रहे हैं कई जगह पे इलीगल खदानें हो रही है अरावली की, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक तो देखो आप माउंटेन को नष्ट कर रहे हो और एनिमल्स में रहने की जगह नहीं, क्योंकि वो उस एरिया से निकल जाएँगे और आएँगे अपने जहाँ अपन इंसान जहाँ रहते हैं उस एरिया में। वो वो खुद नहीं चाहते, बट अपन उनको कहीं न कहीं डिस्ट्रॉय कर रहे हैं एक तरीके से नेचर के। तो मैं मानता हूँ कि अरावली और विंध्याचल इसका अगर अगर ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो ये एनिमल और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा, अभी से और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो मैं कहीं न कहीं कारण उस तरीके से मानता हूँ, कहीं न कहीं ये बंद होना चाहिए। अगर आप पॉलिटिकली देखें और ऐसे फॉरेस्ट में पढ़ेंगे तो यही आता है अधिकतर कारण का जी। तो। तो इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? आप क्या सोचते हैं इसका नेचर लवर के? सॉल्यूशन एक हो सकता है कि एक अच्छा-सा मैनेजमेंट। हुँ, ये जो काम होता है ये एक्चुअली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सँभालती है, जो आईएफएस ऑफिसर्स होते हैं वो। और इसका अच्छा मैनेजमेंट किया जाए ताकि हम देखें, हम इनसे बात कर सकते हैं, हम ट्रांसपेरेंसी कर सकते हैं कि क्या वो क्या चाहते हैं और हम क्या चाहते हैं, और कैसे हम ऐसा डेवलपमेंट करें जिसमें एनिमल्स को भी नुकसान नहीं होगा, वहाँ के ट्राइबल्स को भी नुकसान नहीं होगा और हमारे कल्चर को भी नुकसान नहीं होगा। मतलब एक ट्रांसपेरेंसी में बात नहीं हुई। हर चीज़ में क्या हो रहा है, कहीं न कहीं लोग कहीं न कहीं इल्लीगल वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, हुँ, पर एक ट्रांसपेरेंसी नहीं बन पा रही है। ऑफिसर्स बैठ के बात कर सकते हैं और अपने लोग मिलके बात कर सकते हैं, और जो लोग इलीगल वर्क करते हैं उनको अच्छे से एक एक टाइम पर अरेस्ट किया। अपन अखबार आप डूंगरपुर पत्रिका रोज खोल के देख लिया, आप देखते हो कि इलीगल चीजें अक्सर होती है और अपन वो ट्रांसपेरेंसी नहीं देख पाते। तो आई थिंक स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और इवन लोकल पुलिस फोर्स और इवन लोकल लोगों को भी मिलकर इस हुँ। पे काम करना चाहिए। जी, थोड़ा-सा मैं आपके एजुकेशन की तरफ से आऊँगा। कहाँ से आपने शुरुआत की और कौन-कौन सी संस्थाओं में आप पढ़े? हाँ, मैंने शुरुआत करी, देखो, मैं पहले सबसे पहले इमानुएल में पढ़ा, बचपन हुँ, से 10th तक इमानुएल में पढ़ा, इसके बाद 11th मैंने उदयपुर में पढ़ाई करी नीट की प्रिपरेशन के लिए। हुँ, फिर मैं 12th में वापस आया क्योंकि कोरोना का दौर था, तो सबको अपने घर लौटना पड़ा, तो मैं वरदान में मैंने पढ़ाई करी। फिर इसके बाद मैंने नीट की प्रिपरेशन करी। मेरे को तब लगता था कि मैं एमबीबीएस करूँगा, हुँ, बट मैंने बचपन से एक चीज़ रियलाइज़ करी कि मेरा जो लव एनिमल्स के थ्रू है, मैं वेटरनरी में भी दिखा सकता हूँ एक तरीके से। हुँ, क्योंकि वेटरनरी एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर आप मतलब वो एक ऐसी फील्ड, आप लोग सोचते हैं कि ये तो ऐसी फील्ड है, पर वो एक सेवा की फील्ड है। आपको एक हुँ। सेवा करने का मौका मिलता है। तो और ख़ास मेरे करके बेज़ुबान जो प्राणी हैं हाँ, उनको जो बेज़ुबान प्राणी है। क्योंकि देखो, इंसान कोई बीमार होता है तो वो बोल सकता है कि मुझे ये तकलीफ़ हुई है, पर जानवर कभी बोल नहीं बोला सकता। जाता है बिल्कुल। तो आप गायों का इलाज करते हो, आप देख सकते हो कितने पशु आजकल बीमार रहते हैं, और कितने कुत्ते हो गए, कितने बिल्ली हो गई, मतलब आप हर तरीके के जानवर को ट्रीट कर सकते हो। तो एक मौका मिलता है सेवा करने का और एक नेचर के कनेक्ट होने का। मतलब मेरा जो नेचर का जो लव का तरीका, वो मैं उसमें भी शो कर सकता हूँ। पोएट्री तो है ही, बट वो भी एक ब्रिज बना रहा है मेरे लिए, एक नेचर की तरफ और आगे जाने के लिए। जी, तो अब थोड़ा-सा नेचर की तरफ हम जाएँगे वो लेकिन उसके पहले अगर आपको कोई कविता याद हो, हुँ। तो 2-4 लाइनें भले अंग्रेज़ी में बता दीजिए, फिर हम उसके बाद नेचर के ऊपर बात करें। हालाँकि नेचर बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मतलब घंटों इस पे हम बात कर सकते हैं, लेकिन 2-4 लाइनें आप बताइए और थोड़ा-सा उसको ट्रांसलेट कर दीजिए, यस। अगर आपको मुज़मन यस, या यस। मैं ट्रांसलेट करके बताना चाहूँगा क्योंकि हुँ, इसका मीनिंग बहुत अच्छा है। जी। मैंने देखा है कि मैं एक बार पहले समझाना चाहूँगा, देखो, आपने नदी को देखते हो, नदी की शुरुआत अपन देखते हैं कि हिमालय से होती है, पहले हुँ, वो एक होती है, हुँ, फिर धीरे-धीरे वही नदी 5-6 चीज़ों में बँटती है और अलग-अलग शहरों से, अलग-अलग जंगलों से निकलती है। फिर अलग-अलग जगहों से निकल के भी वो वापस अपने जो समुद्र होते हैं वहाँ पे जाके मिल जाती है। हुँ, अब ये एक सिंपल सी चीज़ हुई जो मैंने आपको बताई, पर इसमें आप कविता देखोगे, अगर आप पूछोगे कि इसका सारांश क्या है, इसका मीनिंग क्या है? अगर आप समाज में देखोगे, अपन देखते हैं, एक तरफ हम जातिवाद देखते हैं, एक तरफ अपन देखते हैं कि नारियों के साथ क्या हो रहा है, एक तरफ अपन देखते हैं कि कोई पुरुषों के साथ भी बहुत कुछ होता है, और कई मतलब अलग-अलग जो आप देखते हो, जो अपने समाज में अलग-अलग जो लोग स्ट्रगल करते हैं, तो आप उसको एक नदियों की तरह देखिए, और नदियाँ जब आपस में मिलती है तो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है एक तरीके से।
तो मेरी कविता का एक यही मीनिंग था कि अलग अलग नदियां मिलके आपस में एक नदी बनती है, समुद्र में मिलती है। तो अपन सबका जो ह्यूमन स्ट्रगल है, इंसान साथ में स्ट्रगल को लेकर, अब जैसे अपन बोलते हैं कि ये तो नारियों की समस्या है तो नारियां संभालेगी, ये जातिवाद जातियों मतलब उन लोगों की समस्या है जो वही संभालेंगे, ऐसा नहीं। अगर समाज में सब मिलकर उन चीजों को सोल्यूशन करेंगे तो अपन एक समुद्र बन सकते हैं और एक अच्छा समाज बना सकते हैं जहां पर कोई क्राइम नहीं होगा। अपन जो आज समस्या देखते हैं उनको अपन कर सकते हैं, क्योंकि अपन नदियों से कुछ सीख सकते हैं। जी तो मेरा यही था जी। अब नेचर के बारे में थोड़ा डिटेल बताइए कि नेचर से आपका क्या अभिप्राय है और किस तरह की चीजें आप कहना चाहेंगे नेचर के ऊपर। मैं नेचर के बारे में यही कहना चाहूंगा कि अगर अपन न चाहे तो भी नेचर से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। भले अपन कितने अमीर हो जाए, कितने पैसे आ जाए, बट कहीं ना कहीं अपन को जाना तो नेचर के पास ही है। बिकॉज आप देखोगे अभी दिल्ली में कितना पॉल्यूशन है, अपन न्यूज में बहुत आ रहा है ये। और अपन भले सरकार को इसमें दोषी ठहराते हैं, बट कहीं ना कहीं दोषी तो अपन भी हैं। एक आम आदमी भी दोषी होता ही है। तो मेरे ख्याल से एक इंसान का भी रोल है कि अपने इन्वायरमेंट को क्लीन करना। अपन देखते हैं कि आज डूंगरपुर में ही देख लीजिए, आज डूंगरपुर का नाम बहुत है सफाई में। मैं तो इस पे गर्व फील करता हूँ, बट वो ये पॉसिबल हो सका है तो सरकार ही नहीं, अपने अपने साथ में बहुत से लोगों ने स्वच्छता अभियान के साथ काम किया, और यहाँ के लोकल लोगों ने, यहाँ के सभी लोगों ने मिलकर डूंगरपुर सिटी को क्लीन किया। तो वैसे ही नेचर से अपन को बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। अपन देख सकते हैं कि कैसे, अगर आप देखोगे तो कितने बर्ड्स यहाँ पे रेयर हो रहे हैं, बट लेकिन अपन धीरे धीरे इसको कंजर्वेशन कर सकते हैं और नेचर से बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे अपन देख सकते हैं, अगर आप देखोगे तो आप पेड़ को देख लीजिए, आप जैसे ये सीख सकते हैं कि कौन सा पेड़ ज्यादा ऑक्सीजन देता है, अपन उनको ज्यादा लगा सकते हैं, इससे अपन को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप देख सकते हैं, अगर आप नेचर को देखोगे तो आप कहीं ना कहीं आप है ना जो दवाइयों से साइड इफेक्ट होता है उसको भी कम कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आयुर्वेदिक को भी बढ़ा रहे हो। क्योंकि अगर आप नेचर को प्रोटेक्ट करोगे तो आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को बढ़ाओगे। आप कहीं ना कहीं ट्राइबल जो नॉलेज होता है हर्बोलॉजी का, वो उसको प्रिजर्व करके रखोगे। तो नेचर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन एवरीथिंग, बिकॉज आप जो हर एक चीज यूज कर रहे हो, हर एक चीज का आप महत्वपूर्ण समझ रहे हो, कहीं ना कहीं नेचर से ही है एक तरीके से। मैं आपको बहुत इस पे एक लंबी किताबें बन सकती है नेचर के ऊपर, तो क्योंकि इसके ऊपर दर्शन शास्त्र भी है एक तरीके का, नेचर क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके पीछे विज्ञान भी छुपा हुआ है, एक तरीके से लोगों का कल्चर, संस्कृति भी छुपी है। क्योंकि कहीं अपन सब लोग देखते हैं कि अपन कहीं ना कहीं नेचर की पूजा भी करते हैं जी। इसलिए नेचर को कैसे डिफाइन करेंगे आप? नेचर को मैं डिफाइन करूंगा कि नेचर को अगर मैं कुछ शब्दों में बताऊं कि नेचर, लोग बोलेंगे कि नेचर अपन से अलग है, बट मैं नेचर को डिफाइन करूंगा कि नेचर ही हम है और नेचर से ही हम कनेक्टेड एक तरीके से। तो प्रकृति को अगर मैं डिफाइन करूं तो नेचर इज अस एंड वी आर द नेचर। सो भले हम ना चाहे तो भी कनेक्टेड है। और नेचर का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि भले आप जैसे देखेंगे कि इंसान मर जाता है या फिर इंसान को दफना दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं आप नेचर के पास ही पहुंचते हो। तो एक आप ईगो को साइड रखकर, अपने बायसेस को साइड रखकर नेचर को देखोगे तो नेचर ही अपना सब कुछ है। मतलब वो अपना मदर है, फादर है, एवरीथिंग। और अपन को, मैं यूं नहीं कह रहा हूँ कि नेचर की पूजा करने बैठ जाइए या फिर कल को आप नेचर के पीछे अपना सब कुछ वेस्ट कर, ऐसा नहीं। आप कहीं बस नेचर को आप हेल्प करिए लोगों की। आप कहीं ना कहीं इसको इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं इंटरसेक्शनल, एक वर्ड होता है जिसमें बताया जाता है कि आप कहीं ना कहीं नेचर की हेल्प करते। बहुत रोज के ऐसे तरीके हैं जिससे आप नेचर को प्रिजर्व कर सकते हैं एक तरीके से। तो मेरा ये है। अब थोड़ा अगला क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा, कल्चर, और खास करके हमारे यहाँ का कल्चर बहुत ही अलग है, जनजातीय कल्चर। और लेकिन कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे कल्चर के नाम से, उन चीज़ों के नाम पे बहुत अलग अलग चीज़ें हो रही है जो नहीं होनी चाहिए। लेकिन कल्चर किसी एक जगह का नहीं, हम हमारे देश के कल्चर के बारे में बात करेंगे, किसी खास डूंगरपुर या राजस्थान या जयपुर के बारे में बात नहीं करते। कल्चर के बारे में आप क्या सोचते हैं? अच्छा कल्चर आप किसको मानते हैं? मैं अच्छा कल्चर उसको मानता हूँ जिस जगह पर, जैसे आपने बोला कई जगह पर गलत चीजें भी होती है, बात सही है। क्योंकि कल्चर में कई जगह पे आपने देखा होगा एनिमल सेक्रीफाइसेस नाम की चीजें होती है, जिसके मैं इसके खिलाफ हूँ। क्योंकि एनिमल सेक्रीफाइस एक जो कहीं ना कहीं एक गलत प्रथा है। कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं अपन को इम्प्रूवमेंट करने की भी जगह है। तो कल्चर, एक संस्कृति जो है, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट संस्कृति का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है कम्युनिटी। क्योंकि देखिए आप और मैं कनेक्टेड हैं एक कहीं ना कहीं कम्युनिटी के थ्रू, और आप भी बहुत लोगों से कनेक्टेड होंगे कहीं ना कहीं कम्युनिटी के थ्रू। मैं भी मेरे कल्चर या फिर ट्राइब से कनेक्टेड हूँ कल्चर और कम्युनिटी के थ्रू। और कहीं ना कहीं डूंगरपुर भी आपस में भले अलग अलग समाज के लोग रहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं कम्युनिटी के थ्रू कनेक्टेड है, और वो भी आगे जाके कम्युनिटी कनेक्टेड है। तो कल्चर का मेन कॉन्सेप्ट है कम्युनिटी। अगर जब तक कम्युनिटी नहीं होगी तब तक ये इंसान इस दुनिया पे जी नहीं सकता। मतलब कल्चर का मेन कॉन्सेप्ट है कम्युनिटी, और लोगों को साथ में आना, साथ में मिलकर बात करना और साथ में मिलकर हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना। कल्चर का एक मेन मीनिंग तो यही है मेरे ख्याल से। और
कल्चर से ही अपन ने अलग अलग रिचुअल, अलग अलग अपन ने इनका जन्म दिया ताकि अपन सेलिब्रेट कर सके अपने आप को। जैसे अपन देखते हैं होली में और दिवाली में अपन देखते हैं कि अपने परिवार के बहुत से लोग आपस में कनेक्टेड होते हैं और अपन आपस में बहुत सी चीजों पर चर्चाएं करते हैं। तो कल्चर का मेन कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से है लोग हैं, कम्युनिटी है। अगर विदाउट कम्युनिटी कल्चर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। ऐसी कोई कल्चर नहीं जहाँ पे लोग कम्युनिटी ना हो। आप मुझे एक भी कल्चर नहीं जहाँ पे अगर कोई एक इंसान अकेला हो तो वो एक डिप्रेस इंसान हो सकता है, बाकी विदाउट विदाउट कम्युनिटी कोई कल्चर नहीं हो सकता। मेरे हिसाब से कल्चर इज एग्जिस्टेड बिकॉज ऑफ द पीपल। समाज की अगर बात करूं तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ट्राइबल का मतलब बहुत सारे लोग अपना खुद का वो सोचते हैं, लेकिन ट्राइबल का मतलब ये नहीं होता विशेष कोई जाति वाले वही ट्राइबल, क्योंकि ये पूरा एरिया ट्राइबल का है, वो किसी भी जाति का वो ट्राइबल कहलाता है। अगर आप अफ्रीका में रहते हैं तो आप अफ्रीकन हैं, वो बोले आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, पूरा अफ्रीकन कहलाता है। अगर गुजरात में रहते हो तो आप गुजराती हैं। तो ट्राइबल को आप कैसे डिफाइन करेंगे? ट्राइबल को मैं डिफाइन करूंगा कि देखिए ट्राइबल्स की अलग अलग डेफिनेशंस होती हैं अलग अलग लैंग्वेज में। जैसे आपने बताया कि गुजरात के इंसान को अपन गुजराती कहेंगे, राजस्थान को राजस्थानी कहेंगे। बट हर एक स्टेट में जैसे अपन एक राजस्थानी कहते हैं, ये एक ब्रॉड लैंग्वेज होती है। अपन राजस्थान को राजस्थानी इसलिए कहते हैं क्योंकि वो जो राजस्थान के अंदर जो कल्चर आते हैं, जैसे मेवाड़ी, मारवाड़ी और वागड़ हो गया, हाड़ौती हो गया, ये जितने भी इलाके आते हैं, इन सब का भले एक अलग से कल्चर भी होगा, अलग से लैंग्वेज भी होगी, पर ये कनेक्टेड है एक कोई ना कोई एक लैंग्वेज के थ्रू, जिसकी ओरिजिन जो है वो राजस्थानी लैंग्वेज है। जैसे आप देखोगे, आपने कई जगह भी सुना होगा एक द्रविडियन लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट, कई जगह आपने सुना होगा इंडो आर्यन लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट। तो राजस्थान, गुजरात, इनकी जो लैंग्वेज का मेन जो आप बोलोगे बर्थ है वो इंडो आर्यन लैंग्वेज से हुआ है। तो मेरा यही है कि जैसे आपने बोला कि ट्राइब का मतलब क्या होता है। ट्राइब अगर आप देखोगे तो एक तरीके से ऐसे लोग जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उनका, वो नेचर से कनेक्टेड है और नेचर से ही कनेक्टेड रहना चाहते हैं, उनका ये है। और कई ऐसे देखो, जैसे हिंदुइज्म आप देखोगे तो हिंदुइज्म के इतना ब्रॉड रिलीजन है ये कि इसमें आपको तरह के लोग मिल जाएंगे। इसमें आपको ट्राइबल लोग भी मिल जाएंगे, इसमें आपको ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो थोड़े नेचर और मॉडर्न दोनों से कनेक्टेड रहते हैं। आपको इसमें ऐसे लोग, सबका अलग अलग रोल दे रखा है उसमें। तो इसे ब्रॉड टाइप ऑफ द क्या कहते हैं रिलीजन, जिसमें आप अलग अलग लोग को देखोगे। ट्राइबल वो लोग जो एक तरीके से बोल सकते हैं ट्रेडिशनल लोग, जो तरीके से जो जंगलों से कनेक्टेड है, जो जमीन से कनेक्टेड, जो अपने धरती को ज्यादा अपना भगवान मानते हैं। जैसे एक वैष्णव कम्युनिटी होती है, वैष्णव भगवान को मेन मानती है। शैविज्म मानते हैं शिव जी को। वैसे ही जो ट्राइबल होते हैं उनके अलग अलग देवता होते हैं, तो वो धरती को अपना मेन गॉड मानते हैं। बाकी उनके ऐसे अलग अलग कॉन्सेप्ट दे रखे हैं। ट्राइबल वही जो एक ट्रेडिशनल नॉलेज और ट्रेडिशनल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और अपना एक ट्रेडिशनल एक रिलीजन रखते हैं, एक रिचुअल रखते हैं वो ट्राइबल के। ओवरऑल आप मतलब किसी विशेष समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक अच्छे समाज की परिभाषा आप कैसे देंगे? कोई भी समाज हो, किसी भले राजस्थान का हो, गुजरात का हो, मध्य प्रदेश का हो, एक अच्छा समाज किसे कहते हैं? मैं एक अच्छा समाज उसी को कहता हूँ जिसमें एक तो उस समाज में सुधार करने की भी क्षमता हो। जैसे देखो, बहुत से लोग थोड़ा यूँ बोलते हैं कि क्रिटिसिज्म करोगे तो अच्छा नहीं रहेगा। नहीं, मैं मानता हूँ कि हर एक समाज को क्रिटिसाइज किया जा सकता है आज की भाषा में, और हर एक समाज को इम्प्रूवमेंट भी किया जा सकता है और हर एक समाज को आगे भी किया जा सकता है। क्योंकि अच्छा समाज वही होता है जो क्रिटिसिज्म को लेता है, फिर अपने आप को इम्प्रूव करता है और आगे बढ़ाता है। आपने देखा होगा ऐसे हर एक समाज एक कहीं न कहीं उसके एक ऐसे ऐसी चीज़ें रही है जो कुछ लोगों को गलत लगती है, कई जगह पे गलत रही है। बट वो सब समाज ने, अपन देखते हैं राजस्थान, डूंगरपुर, बहुत से लोगों ने इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की एजुकेशन के थ्रू। मैं मानता हूँ कि एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समाज तो है ही इंपॉर्टेंट। अगर आप एजुकेशन को, समाज को साथ में लेके चलोगे तो आप समाज को बहुत उल्टा और आगे कर रहे हो आप। तो मेरे लिए कोई ये नहीं कि वो समाज सबसे आगे है, वो नहीं, पक्षपात नहीं है, बिल्कुल मेरे ख्याल से हर समाज आगे है। एजुकेशन होगा तो हर समाज आगे होगा एक तरीके से। मेरे लिए वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो भाई ये लिखने का शौक, जैसे आपने बताया थोड़ी देर पहले कि 8वीं में आप पढ़ते थे, उसके बाद से आपको शुरुआत हुई, तो आप क्या लिखने का 2 होता है हिंदी में, जिसको गद्य और पद्य बोलते हैं। एक तो पोएम्स के रूप में जाता है और एक एसेस के रूप में जाता है। तो आपका झुकाव कभी हिंदी कल्चर की तरफ भी हुआ? कभी हिंदी में भी लिखने की कोशिश हाँ, की? बहुत बार। मेरा जैसे हिंदी कल्चर में देखो क्या, अब जैसे मैं इंग्लिश वाली लैंग्वेज बोलता हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज में भले पोएट्री लिखता हूँ, बट वो कनेक्ट होती है उन लोगों के पास जो इंग्लिश जानते हैं। अब इंग्लिश जानने में क्या है कि अब जो होती अलग, अधिकतर बाहर के लोगों से कनेक्टेड होती है। अब हिंदी मैं चाहता हूँ, मैं अभी आगे के टाइम में मेरा ये इंप्रूवमेंट रहेगा कि, क्योंकि देखो मैंने बोला आपको कि क्रिटिसिज्म इंपॉर्टेंट होता है। मैंने ये क्रिटिसिज्म देखा कि कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि हिंदी में भी लिखिए आप, कुछ लोग मुझे ये भी बोलते हैं कि आप इवन ट्राइबल लैंग्वेज जैसे वागड़ी में भी लिखिए। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्या है कि पहले तो ये, अगर मैं ट्राइबल वागड़ी लैंग्वेज में लिखूंगा तो मेरे यहाँ से लोकल लोग कनेक्ट होंगे,
और इसके बाद मैं हिंदी में लिखूंगा तो मेरे से और जो अपने जो नॉर्थ इंडियन हो गए वो सारे कनेक्टेड होंगे। तो एक तरीके से अगर आप लैंग्वेज से जाओगे तो आप और लोगों को अपने साथ लाओगे, और मेरी जो भाषा है, जो मेरा जो क्या बोल सकते हैं, एक तरीके से जो अंदर से जो मैं कहना चाहता हूँ लोगों के पास, वो जल्दी पहुंचेगा और मैं और लोगों को अपने पास कनेक्ट कर पाऊंगा, और एक बहुत अच्छी खासी चीज बन जाएगी वो। मेरे जी, ख्याल से वही है, जैसे आपने बोला वही ये जी। इंप्रूवमेंट करने की जगह। और मैं आज भी सीखता भी, मेरे इसमें इवन मेरे से छोटे लोगों से भी सीखता हूँ, बोलता हूँ कि मुझे हिंदी सिखाइए, बताइए कि हिंदी में मेरे को ये कैसे करना है वगैरह, क्योंकि इसमें कोई बुरी बात नहीं है, हुँ, क्योंकि हुँ। सीखना कभी भूलना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। वही। जी। अभी तक आप कहाँ कौन-कौन सी स्टेज पे जा चुके हैं? क्या-क्या कुछ प्रोग्राम्स आपने हाँ, किए हैं? मैं जैसे एक तो मुझे रवींद्रनाथ टैगोर का एक अवार्ड मिला है जिसका मैं रेसिपिएंट रहा हूँ, हुँ, और मुझे एक अवार्ड 2-3 बार मुझे मिल सकता है, जैसे जो अपने ये आदिवासी समाज के थ्रू जो मेवाड़ आदिवासी समाज वहाँ से मिला है मुझे। हुँ। और मुझे कम से कम 33 से ज़्यादा अवार्ड्स मिल चुके हैं, ऑल इंडिया वाले अवार्ड्स मुझे मिल चुके हैं। और मेरी लाइक 33 से ज़्यादा अवार्ड्स, और जो मैंने 2023, 2024, 2025 में प्राप्त किए हैं। तो और तो उसी से किन-किन विषयों पे खास पुरस्कार मिले आपको? मोस्टली अधिकतर मुझे मिला है नेचर के ऊपर, और एक तो मिल चुका है मुझे एक तो जो अब जैसे अपन देखते हैं डिप्रेशन हो गया, ग्रीफ हो गया, लव हो गया, उन पे कविताओं पे मेरे को, क्योंकि देखो आजकल के युवाओं में ये टॉपिक बहुत ज़्यादा चलता है, बट मैं चाहता हूँ कि नेचर का भी सुने, बट कहीं न कहीं वो भी चाहते हैं कि मैं भी रिलेट कर सकूँ इनकी पोएट्री से। तो मैं कई जगह पे लव के ऊपर भी पोएट्री लिखता हूँ, और ग्रीफ के ऊपर लिखता हूँ, और लॉस के ऊपर लिखता हूँ। जैसे एक लॉस सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है मेरे अंदर, क्योंकि हुँ। क्योंकि एक इंसान जब लॉस सहन करता है तो उससे क्या फ़ील होता है, या फिर उससे ज़मीन लॉस होती है, या फिर उससे कोई ना कोई उसके परिवार में कोई चला जाता है, मर जाता है, कुछ होता है, तो वो हुँ, लॉस के ऊपर मैंने लिखी है, ग्रीफ़ हुँ। के ऊपर बहुत सी इसलिए। आप मोटिवेशन का भी काफ़ी काम करते हैं, तो किस तरह हाँ, का मोटिवेशंस करते हैं आप? कहीं जाके मोटिवेश स्कूल्स में जाके करते हैं या फिर किस तरह का करते हैं? सोशल मीडिया का कितना इम्पोर्टेंस मानते हाँ, हैं आप? सोशल मीडिया का मैं बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मैं मान ये मैं भले मानता हूँ, कुछ लोग मानते हैं कि सोशल मीडिया बहुत ही कई जगह पे, मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि टाइम कंज़प्शन ज़्यादा करता है, बट मेरे ख़्याल से कि वो एक हथियार है, उसका अगर अच्छा यूज़ करोगे तो अच्छा काम होगा, और बुरा करोगे क्योंकि वो पानी की तरह है, जो रंग डालोगे वैसा रंग दिखाएगा सोशल मीडिया। हुँ, आप जैसा देखोगे वैसा आएगा। तो मैंने सोशल मीडिया का सोचा कि ऐसा उपयोग करते हैं कि लोगों से कनेक्ट होते हैं, और लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, और उसका हल भी निकालते हैं साथ में मिलके। तो मैंने ऐसे प्रॉब्लम्स पे देखा, जैसे मैंने मेंटल हेल्थ, ये बहुत ही ज़्यादा इंडिया में रहा है ये टॉपिक, और इसको लोगों को जागरूकता भी कम है, तो मैंने इसको लेके बहुत जागरूकता फैलाई है मेंटल हेल्थ के लेके ऊपर। और जैसे कई जगह पे मैंने फेमिनिज्म टॉपिक पे लेके भी बहुत बात करी है, जिसमें क्यों इम्पोर्टेंट है, और फेमिनिज्म टॉपिक, और जैसे ये मेंटल हेल्थ के ऊपर मैंने बहुत लिखा है, बस वही है। जी। हुँ, एक वाक्य है कि जो लिखा जाता है वो ही दिखता है। हुँ, बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसा देखा है, बहुत सारे मेरे फ्रेंड भी हैं, काफ़ी जानते हैं नेचर के बारे में, कोई भी सब्जेक्ट हो, लेकिन कभी किताब लिखने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अगर आप कुछ लिख के रखते हो तो आने वाली पीढ़ी आपको याद रखती है कि ये एक्स वाई जेड ने लिखा था, और वो आने वाली पीढ़ी के लिए फ़ायदेमंद होता है। हुँ। बाकी ठीक है, आप जब तक हो तब तक हो, नहीं हो तो वो सब कुछ भूल-भुला जाएँगे। तो आपने कभी एडिट करके कुछ ऐसा लिखने की कोशिश की है? अभी तक कोई पब्लिश हुई है आपकी कोई बुक, या आप इसके बारे में कुछ बताएँगे? या मैंने देखो जैसे आपने जैसे बोला कि खुद के बारे में लिखना और एक नेचर के बारे में लिखना, नहीं, मैंने अभी कुछ तक भी लिखना, लेकिन अभी हाँ। तक कभी एडिट करके कुछ बुक ऐसा कुछ आपने निकाली है अभी हाँ, तक? हाँ, बुक जी। मैंने कम से कम 13 बुक लिखी है, जिसमें अच्छा। मैं को-ऑथर रहा हूँ। हुँ, तो को-ऑथर के रूप में, जिसमें अलग-अलग राइटर्स आते हैं, अपने-अपनी विचार व्यक्त करते हैं, हुँ, जिसमें मैंने भी अपने विचार व्यक्त किए। जैसे मैंने जो कविता लिखी थी, एक मदर नेचर के ऊपर लिखी थी, हुँ। कि कैसे मदर नेचर को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। तो कम से कम 13 बुक लिखी है, जिसमें मैंने अलग-अलग विषय के ऊपर लिखी है। बट अभी तक मैंने बायोग्राफी नहीं लिखी खुद के ऊपर। मैं चाहता हूँ कि बायोग्राफी तो एक टाइम है अभी, 14 नहीं, ईयर्स बुक 15। जो लिखी है वो आपने अकेले ने लिखी है? हाँ, हाँ, मैंने अपनी लिखी है क्या-क्या अकेले। नाम से बुक है वो? एक एक बुक का नाम है विंटर डायरीज़ करके, एक हुँ, का नाम है फ्लोरेट करके। हुँ। तो और ऐसी 13 बुक पूरी मैंने लिखी है अलग-अलग टॉपिक के ऊपर। सब इस अलग-अलग हाँ, विषय हाँ, पे। अब मैं इसमें अलग-अलग को-ऑथर रहा हूँ, अलग-अलग टॉपिक्स के ऊपर लिखी है, वो जी। डिस्कशन हुआ है। आप उसपे जैसे आप मेरा अगर गूगल पे नाम सर्च करते हो, तो हुँ। आपको वो बुक्स सारी मिल जाएगी एक तरीके अच्छा, अच्छा, से। अच्छा। और कुछ हमारे युवाओं के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि युवाओं के लिए कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि वो क्वेश्चन करें। बहुत हुँ, से युवा क्या करते हैं कि बहुत से लोगों की सलाह मान लेते हैं, समझ लेते हैं। मैं यूँ नहीं बोल रहा हूँ कि बुरा मत मानो, अच्छी मत मानो। अच्छी चीज़ों को भी मतलब उसको परखो। बहुत से लोग परखना भूल जाते हैं, परखते नहीं है नॉलेज को। वो एक दूसरी चीज़ ये है कि अब जैसे मैंने किसी को बोल दिया कि तुम्हें ये मैंने कोई 1 से 2 शब्द बोल दिए, वो समझ लेगा और उसको कभी रिसर्च नहीं करेगा। मैं चाहता हूँ इवन
धर्म के बारे में रिसर्च करनी हो या फिर किसी चीज़ के बारे में, पर खुद से पढ़ना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैंने क्या किया कि जब बचपन में मेरे को रुचि बहुत थी, मतलब क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा की बहुत ज़्यादा अंदर से मेरे को था, तो मैंने जिज्ञासा मुझे वहाँ तक लाई एक तरीके से। मैंने उसपे गूगल पे सर्च किया, किताबें देखी और मैं हर एक चीज़ पे रिसर्च करी कि भाई क्या एक मेन टॉपिक है। इवन क्वेश्चन भी बहुत किए, मेरे पेरेंट्स थक जाते थे क्वेश्चन का जवाब दे देते थे। तो क्वेश्चन करो, एल्डर से मिलो, अपने ग्रैंडफादर से मिलो, क्वेश्चन करो, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। बात करना बहुत ज़रूरी है, मतलब लोगों से बात करिए, समझिए और पढ़िए बहुत। जी, फादर को तो मैं मिल नहीं पाया हूँ, लेकिन मदर हैं, काफ़ी इनोवेशंस करती हैं काफ़ी स्कूल्स में। तो मदर फादर का कितना आपके रोल रहता है, आपकी ये जो चीज़ें तमाम चीज़ें कर रहे हैं? हाँ, मतलब जैसे देखिए अब जैसे मदर फादर, बहुत से लोग बोलते हैं कि इनका जनरेशनल गैप बहुत ज़्यादा है, पर मेरे ख्याल से मैंने जैसे बोला कि परखना बहुत ज़रूरी है। आप उनके ओपिनियंस को जानिए कि उनके टाइम में ये क्या था और उनका ओपिनियन इस समाज अभी वाले टाइम को लेके क्या है, और इनसे भी पहले जैसे दादा-दादी हो गए, ग्रैंडफादर हो गए, उनसे भी कुछ विचार लीजिए। मेरे ख्याल से उनका भी बहुत मतलब ऐसा रहा है एक तरीके से, मतलब उन्होंने मुझे कहीं न कहीं इम्प्रूवमेंट करने को बताया है और कई जगह पे मुझे बताया कि कैसे आगे बढ़ना है, और मुझे इवन यहाँ तक मंच चलाने में उनका बहुत संयोग रहा है मेरा। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हालाँकि आप बिल्कुल, आपकी सोच और बिल्कुल अलग ही है। और आई होप कि आप ये जो तमाम चीज़ें कर रहे हैं एक बहुत बड़े रूप में कहीं न कहीं, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि स्थितियाँ जो यहाँ पे चल रही हैं और आपने इतना स्टडी किया है और तम अलग-अलग चीज़ें जगह पे आप जाते रहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे युवाओं को आप कुछ उस तरह से मोटिवेट करें कि जो राह भटक गए हैं कहीं न कहीं बहुत सारे, उनको आप सही रास्ते पे लाएँ। यही हमारी आपसे बहुत-बहुत थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।